जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजयश्री एनसीईआरटी सीरीज में सेल के दूसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने विजयश्री एनसीईआरटी सीरीज में सेल का पहला क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने सेल से संबंधित बेसिक जानकारी को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उससे आगे के कंसेप्ट की चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी आपका थ्योरी है उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सेशन को शुरू करने से पहले आप सबों को एक छोटा सा जानकारी और देना चाहूंगा कि जैसा कि आप सबों को मालूम है कि 15 जून 2024 को ही अपना जो द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन है उसका 2 साल पूरा हो गया है और इसी उपलक्ष्य में आप सबों का डिमांड था कि गुरुजी जो भी बैचेज चल रहे हैं उस पर कुछ ऑफर दिया जाए। तो मेरे मित्र, मैंने आप सबों के लिए जो एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक का कंप्लीट साइंस फाउंडेशन बैच है सर, उसको 399 से काट करके क्या कर दिया है 249, यानी कि 249 में आप एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 तक के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को बिल्कुल ही डीपली कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमारे साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। ये बैच आपको कहां मिलेगा? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, बैच से संबंधित आपको अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो ऑफर है उसका आज सर लास्ट डे है, क्योंकि ये आपका 15 जून से ही ऑफर चल रहा है। तो सर आज यानी कि 17 जून 12 बजे रात तक आप हमारे इस बैच में सर इस प्राइस में आसानी से इनरोल हो सकते हैं बिना कुछ कहे सुने। बहरहाल बात करते हैं हम लोग टॉपिक की। मेरे मित्र, हम लोग चर्चा कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की मौलिक इकाई सेल के बारे में। आप सभी ने देखा था कि सर जिस तरह से किसी भी घर को बनाने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में हम लोग ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ईंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरीके से किसी भी जीव के पूरे शरीर को बनाने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? आप सभी कहते हैं कि सर सेल होती है, यानी कि कोशिका होती है। मेरे मित्र, आप सभी ने पीछे के क्लास में ये देखा कि जो सेल है इसकी खोज कैसे हुई और साथ ही साथ जो सेल के अलग अलग पार्ट हैं उसकी खोज किसने करा। जैसे कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि कोशिका की खोज किसने करा, आप कहते हैं रॉबर्ट हुक ने करा। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा था वो कैसा था? आप कहते हैं मृत था। जीवित कोशिका की खोज आप सभी कहते हैं सर लीवेनहॉक ने करा। कोशिका के अंदर जो एक आपको गोल जैसी संरचना दिखाई पड़ती है आप कहेंगे सर केंद्रक बोलते हैं, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करा। जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है उसकी खोज आप कहते हैं सर पुरकिंजे ने करा। तो इस तरह से सेल के बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस करा था यहाँ पे। अब मेरे मित्र, यहाँ पे सेल हम लोगों ने इतना कर लिया था कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सभी का शरीर सेल से बना हुआ है। सेल ये होता है, सेल की खोज इसने किया, सेल की जो आंतरिक संरचना थी इसके बारे में इसने बताया। हम लोग बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिए थे। तो अब यहां पे सबसे पहला सवाल ये कि सर जो कोशिका होती है ये वो किससे बनी होती है, या फिर कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है? क्योंकि हम लोगों ने जो पीछे के सेशन में डिस्कस करा था उसमें हम लोगों ने सेल के बारे में बेसिक बातों को डिस्कस करा कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। सेल की खोज इसने करा, सेल की खोज उसने करा, ये सारी चीजें एक बेसिक थी। Now the point is that सर अगर हम सेल के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो सेल को बेहतर तरीके से समझा जाए, इसके लिए हमें तो सेल के संरचना को समझना होगा। So what are the structure of the cell? सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, या फिर जो कोशिका होती है सर वो किससे बनी होती है? तो मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमारे सामने ये सवाल आता है कि सर कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है, तो आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि सेल से संबंधित सभी उपयोगी बातों को आसानी से समझने के लिए सेल को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो सर सेल से संबंधित जो भी बातें होती है वो आसानी से हमारे समझ में आ जाती है, हमारे पल्ले पड़ जाती है। आप कहेंगे सर वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर हम कभी भी कोशिका की संरचना की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सर? कोशिका के संरचना की, तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ सकता है। ध्यान में रखिएगा कि जो कोशिका होती है वो दोहरी झिल्ली से घिरी हुई रहती है, यानी कि मेरे मित्र अगर हम यहां पे एक और लेयर इस तरह से दे दे तो ये क्या हो जाएगा?
कोशिका का बाह्य दोहरी झिल्ली हो जाएगा, यानी कि बाहर वाला दोहरी झिल्ली हो जाएगा। चलो जी, याद रखिएगा कि जो कोशिका की ये बाह्य झिल्ली होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी याद रखेंगे, इसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और साथ ही मेरे मित्र याद रखिएगा, इंग्लिश में इसी को क्या बोला जाता है, इस इंग्लिश में इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि कोशिका के अंदर आपको तरल पदार्थ दिखाई पड़ेंगे। कोशिका के अंदर क्या दिखाई पड़ेंगे सर? कुछ चिपचिपा सा तरल पदार्थ दिखाई पड़ेंगे। और याद रखिएगा कि ये जो चिपचिपा सा तरल पदार्थ होता है, इसको एक्चुअली में हम लोग क्या कहते हैं? इसको सर हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। और चला इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? इसी को इंग्लिश में हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि कोशिका के मध्य में आपको, या कोशिका के अंदर मध्य भाग में आपको एक गोल जैसी संरचना दिखाई पड़ेगी, जो कोशिका का क्या कहलाता है? आप सभी याद रखेंगे, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस कहलाता है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस कहलाता है। और अगर हमें कोशिका के बारे में सभी उपयोगी बातों को समझना है, तो सर कोशिका को इस 3 पार्ट में डिवाइड करके इस तीनों पार्ट का आप अलग अलग स्टडी कर लो। कोशिका से संबंधित आप सभी रचनाओं को, सभी उपयोगी बातों को, सभी कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हो। मतलब ये हुआ कि सर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोशिका के एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अगर हम सेल के एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो 3 मूलभूत चीजें हमें दिखाई पड़ेगी। पहला, जो कोशिका का बाह्य आवरण होगा, पहला क्या होगा? कोशिका का बाह्य आवरण। और इस कोशिका के बाह्य आवरण को हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। अब कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होगा, इसको हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे कोशिका द्रव कहेंगे। और कोशिका के बीच में जो एक गोल जैसी संरचना होगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर केंद्रक कहेंगे। और मेरे मित्र इसी तीनों को हमें क्या करना है? एक एक करके पढ़ना है, और इसी से संबंधित हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अब एनसीईआरटी मेरे मित्र क्या कहता है, जरा सा गौर फरमाइएगा। एनसीईआरटी कहता है कि हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। आप सबों को मालूम है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। Whenever we discuss about cell organelles, जब कभी भी हम सेल ऑर्गेनेल्स की चर्चा करते हैं, तो आप सभी के जुबान पे क्या आता है? जुबान केसरी नहीं बोलना चिल्ला, क्या आता है सर? राइबोसोम आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, प्लास्टिड आता है, लाइसोसोम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, वैक्यूल्स आता है, सेंट्रोसोम आता है। ये सब क्या है सर? कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सर इसका काम क्या होता है? मेरे मित्र आपके बॉडी में जो इतने सारे अंग हैं, उसका काम क्या होता है? आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? हमारे बॉडी में जो अंग होते हैं, उसका तो अपना एक स्पेसिफिक काम है। जैसे हम हाथ से किसी चीज को उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, पैर हमारे लिए चलने का काम करता है, पेट हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है, माइंड हमें सोचने की शक्ति देती है, पढ़ने की शक्ति देती है, किसी भी चीज को याद रखने की शक्ति देती है, किसी इमोशंस को व्यक्त करने की शक्ति देती है। तो आपकी बॉडी में जिस तरह से अलग अलग ऑर्गन मिल करके अलग अलग काम को परफॉर्म कर रहे हैं, जिस वजह से आप एक जीवित व्यक्ति के रूप में जाने जा रहे हो, एक सही व्यक्ति के रूप में जाने जा रहे हो, ठीक उसी तरीके से मेरे मित्र जो एक कोशिका होती है, वो अपने आप में एक जीव भी हो सकती है। जैसा कि आपने पीछे के क्लास में चर्चा करा कि सर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो मेरे मित्र कोशिका को भी बहुत सारे फंक्शन करने होते हैं, जो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और मेरे मित्र कोशिका जो अपने कार्य का निष्पादन करेगी, यानी कि कोशिका अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए जो कुछ भी कार्य करेगी, उसके लिए जो कोशिका के अंदर अंग मौजूद होंगे, वही कोशिका अंग होते हैं। तो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये कोशिका को सर्वाइव रखने के लिए, कोशिका को जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं? कोशिका के जो अलग अलग काम होते हैं, उसको संपन्न करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। तो सवाल यह है कि यह संगठित कैसे होती है? कहा जा रहा है कि यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से, यानी कि माइक्रोस्कोप से करें, याद रखिएगा कि जब तक माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी, तब तक सर हम कोशिका के बारे में बहुत कुछ से अनजान थे। रॉबर्ट हुक साहब ने भले ही अपने द्वारा बनाए गए सर माइक्रोस्कोप से कोशिका की तो खोज कर ली, लेकिन कोशिका से संबंधित संरचनाओं को समझने के लिए सर उन्हें भी इंतजार करना पड़ा। कब तक सर? जब तक कि हमारे पास उन्नत क्वालिटी के, उत्तम क्वालिटी के माइक्रोस्कोप निर्मित ना हो गए हो। मेरे मित्र ध्यान देंगे, कह रहा है
कि यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे, 3 प्रॉपर्टीज दिखाई देंगे। पहला हमारा प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा हमारा केंद्रक और तीसरा हमारा कोशिका द्रव। आप दुनिया के किसी भी सेल की बात करोगे, ये 3 चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव हो पाती है। अब कहेंगे कि सर कैसे? तो एनसीईआरटी भी कह रहा है, आओ देखें कैसे। कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, ध्यान में रखिएगा कि जो आपका प्लाज्मा झिल्ली है इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। और याद रखेंगे कि अगर हम कोशिका झिल्ली इसको कह रहे हैं, कोशिका झिल्ली कह रहे हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे चिल्ला? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है? तो आप सभी कहेंगे कि सर अगर ये मान लो कोई कोशिका है और ये कोशिका का इनर पार्ट है तो ये हम कोशिका का एक्सटर्नल पार्ट कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरे मित्र, कोशिका के बाह्य पर्यावरण और अंतः पर्यावरण यानी कि इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में दीवार के रूप में कौन कार्य कर रहा है? आप कहेंगे कोशिका झिल्ली कार्य कर रहा है। तो मेरे मित्र वही कह रहा है कि जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होती है ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाह्य पर्यावरण से अलग रखती है। क्या करती है? कोशिका के घटकों को बाह्य पर्यावरण से अलग रखती है। और सबसे बड़ी बात ये कि सर ये कोशिका के लिए सर एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड का कार्य करता है। आप सभी ने देखा होगा कि बड़े बड़े बिल्डिंग में गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं। अब कोई भी व्यक्ति वहां से जाएगा तो उसको पहले एंट्री करना पड़ता है कि बताओ भैया क्या काम है, किस लिए आए हो, कितने नंबर ऑफ फ्लैट में आपको जाना है। मेरे मित्र ठीक इसी तरीके से किसी भी कोशिका का जो कोशिका झिल्ली होता है ये जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड की तरह वर्क कर रहा है। ये वैसे ही पदार्थों को अंदर जाने देगा सर जो कोशिका के लिए उपयोगी है। अनावश्यक जो कोई भी चाहेगा कि हम चल जाएं आ जाएं, संभव नहीं है। और मेरे मित्र चूंकि कोशिका में सर सेलेक्टेड मटेरियल, कोशिका झिल्ली के द्वारा सेलेक्टेड मटेरियल को अपने अंदर और बाहर सर गमन करने के लिए अनुमति देने की क्षमता होती है, इसीलिए सर कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध पारगम झिल्ली, या सर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर सेलेक्टेड सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं सर? सेलेक्टेड सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। तो मेरे मित्र वही कहा जा रहा है कि कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका के घटकों को बाह्य पर्यावरण से अलग करती है और प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। यह अन्य पदार्थों के गति को भी रोकती है और कोशिका झिल्ली को इसलिए हम लोग वर्णात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी यहां पे पहला चीज ये समझ लो कि जब भी हम चर्चा करेंगे चिला किसकी? कोशिका झिल्ली की। किसकी चर्चा करेंगे? कोशिका झिल्ली की। तो आप सभी कहेंगे कि कोशिका का सबसे बाहरी परत क्या होगा? आप कहेंगे सर कोशिका का सबसे बाहरी परत जो है वो क्या कहलाएगा? कोशिका झिल्ली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोशिका झिल्ली कहलाएगा। ये जो कोशिका झिल्ली होगी ये क्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा सेलेक्टिवली लग गया, सेलेक्ट मतलब क्या? चयनात्मक। तो मेरे मित्र आप इसको चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कह सकते हो, वर्णात्मक पारगम झिल्ली भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पे ध्यान में रख लेना कि सर कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं हम लोग? चयनात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? चयनात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। ये चीज आप सभी ध्यान में रख लेंगे। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सर ये सेलेक्टेड मटेरियल को कोशिका के अंदर जाने देते हैं और सर जो मतलब उपयोगी नहीं होता है उसको कोशिका के अंदर जाने नहीं देते हैं। सवाल यहां पे ये है कि सर जो कोशिका के अंदर मटेरियल जाएगा वो किस रूप में जाएगा? जब हम ये कह रहे हैं कि सर कोशिका झिल्ली कोशिका का बाह्य मतलब परत है और ये सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्य कर रहा है, तो यहां पे सवाल यह है कि कोशिका के अंदर किस प्रकार से पदार्थ जाएंगे और आएंगे?
तो चिला जी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोशिका के अंदर जो पदार्थों का आवागमन होगा उसमें दो मुख्य रूप से पदार्थ देखने को मिलेंगे, या तो पदार्थ गैस के रूप में जाएंगे अंदर, या फिर पदार्थ तरल पदार्थ के रूप में अंदर जाएंगे। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि गैस और तरल पदार्थ दोनों के अंदर जाने की जो प्रक्रियाएं होगी वो तो सेम होगी, लेकिन मेरे मित्र एक छोटा सा डिफरेंसेस है जिससे संबंधित आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और आप वहां पे 100% फंस जाते हो। क्या है तो जरा सा एनसीईआरटी पे गौर फरमाइएगा। कह रहा है कि कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आसानी से जा सकते हैं। बहुत शानदार सर। डिफ्यूजन क्या होता है? कई छात्रों के मन में आएगा कि सर ये विसरण क्या है। चिला, जब कोई गैस उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति करता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग विसरण कहते हैं। और आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग कोशिका के अंदर और बाहर की बात करेंगे ऑक्सीजन के परसेंटेज को लेकर के, तो आप कहेंगे सर जाहिर सी बात है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, जबकि सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। तो कोशिका के अंदर CO2 और ऑक्सीजन जैसे गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैस सर विसरण की प्रक्रिया द्वारा आसानी से आर पार कर जाते हैं। लेकिन मेरे मित्र जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब बात करते हैं तरल पदार्थ की, तो वहां पे क्या होता है सर, पेच फंस जाता है। कैसे, जरा सा समझिएगा। कह रहा है कि हम पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के बारे में विसरण की प्रक्रिया के विषय में आसानी से पढ़ चुके हैं और आप सबों को मालूम भी है। हमने देखा कि पदार्थ की गति उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होती है। कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 कोशिकीय अपशिष्ट हैं और जिसका निष्कासन आवश्यक है कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है और कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। और जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आती है सर, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप कहेंगे सर ये तो यहां पे पूरा ढड्ढर लिख दिया, आप भी पढ़ दी, हम समझे नहीं। मेरे मित्र ध्यान देना, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि सर ये हमारा कोई सेल हो सकता है और ये हमारा कोई सेल हो सकता है, ठीक है। अब ये सभी सेल मान लो कि किसी बॉडी के अंदर हैं। क्या है सर, किसी बॉडी के अंदर हैं। अब ध्यान देना कि कोशिका भी अपना मैकेनिज्म करेगी, सेल के अंदर भी अपना मैकेनिज्म का प्रोसेस होगा। तो जाहिर सी बात है कि सेल के अंदर भी क्या होंगे सर, CO2 प्रोड्यूस होगा। अब जो सेल आपके बॉडी के अंदर है और किसी सेल के अंदर अगर मैकेनिज्म की प्रोसेस हो रही है, उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो हो रही है, तो सर CO2 का तो उत्पादन होगा ही होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अब मेरे मित्र ऐसा हो कि इसमें सर CO2 जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में भर जाए, तो आप कहेंगे कि सर बॉडी, ये जो सर बॉडी के इंटरनल भाग में सेल मौजूद होगा तो सेल का जो बाह्य भाग होगा वहां पे CO2 की कमी होगी। मेरे मित्र इस स्थिति में जैसे ही सर CO2 के सांद्रता में कोशिका के आंतरिक और बाह्य भाग में अंतर आएगा, आप कहेंगे सर CO2 कोशिका से बाहर निकल जाएगा। अब इसी तरीके से मान लो कि सर इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई और बाहर में सर ऑक्सीजन मौजूद है, तो क्या होगा, आप कहेंगे अंदर और बाहर दोनों जगह पे ऑक्सीजन के सांद्रण में सर कमी हुई या अंतर हुआ, जिस वजह से सर उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाएगा तो कोशिका के अंदर ऑक्सीजन चला जाएगा। तो सर CO2 का निष्कासन और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण, इसके लिए सर विसरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और मेरे मित्र आपके एग्जाम में ये कई दफा सवाल पूछे जाते हैं कि सर कोशिका के अंदर CO2 और ऑक्सीजन जैसे गैसों का आवागमन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के थ्रू होता है? आप कहेंगे विसरण यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होता है। तो आप सभी इस चीज को यहां पे मेंशन कर लेंगे, कि CO2 एवं O2 जैसे गैस का आवागमन कोशिका झिल्ली द्वारा विसरण की प्रक्रिया से संपन्न होता है।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली में क्या होते हैं सर, छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसी छिद्र के माध्यम से CO2 और O2 जैसे गैस क्या होते हैं सर, कोशिका के अंदर और बाहर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं सर, आवागमन करते हैं या सर गैसों का आदान प्रदान होता है। अब सवाल यहां पे क्या है, सवाल है यहां पे कि सर जल किस तरह से होता है, कोशिका के अंदर अगर जल जाएगा तो उसका आवागमन किस तरीके से होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जल भी विसरण के नियम के अनुकूल व्यवहार करता है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाएंगे तो सर वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही होता है, लेकिन मामला यहां पे अलग होता है। क्योंकि कोशिका झिल्ली हम पढ़ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब वाटर का आवागमन किसी झिल्ली के सहायता से होता है तब हम लोग उसको विसरण न कह के क्या कहते हैं, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान देंगे क्या रहा है कि जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है और जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहते हैं। तो मेरे मित्र पहले तो आप सभी यहां पे ऑस्मोसिस का परिभाषा लिख लो जो आपके लिए सर बहुत ही जरूरी है। ऑस्मोसिस क्या कहिएगा आप सभी सर, इसी को हिंदी में परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। और आप सभी क्या याद रखेंगे, आप सभी ये याद रखेंगे, कहा जा रहा है कि जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होता है तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि जल के अणुओं की गति, जल के अणुओं की गति, जल के अणुओं की गति जब किसी झिल्ली की सहायता से होता है, जल के अणुओं की गति जब किसी झिल्ली के सहायता से होता है, झिल्ली के सहायता से होता है, झिल्ली के सहायता से होता है तो इस प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा यहां पे भी क्या होगा, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति। और ये जो ऑस्मोसिस है ये विसरण का ही एक प्रकार है, बस फर्क क्या है कि ऑस्मोसिस के दौरान जल के अणु किसी झिल्ली के सहायता से, यहां हम ये कहते भी हैं कि सर जब विसरण की प्रक्रिया किसी झिल्ली के सहायता से हो रही होती है तब वो विसरण नहीं कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहलाता है। तो याद रखिएगा परासरण के केस में हमेशा जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके थ्रू फ्लो करेंगे, आप कहेंगे सर किसी न किसी मेम्ब्रेन के थ्रू। और यहां पे मेम्ब्रेन का काम कौन कर रहा है, आप कहेंगे कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन कर रहा है। अब सवाल ये है कि सर ये परासरण में क्या होता है, मेरे मित्र ध्यान देंगे यहां पे कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। यानी कि सर प्लाज्मा झिल्ली से जो जल की गति होती है किस रेट से वो कोशिका के अंदर जाएगी या कोशिका से बाहर आएगी, ये किस पे डिपेंड करेगी, जल में घुले पदार्थों की मात्रा पे डिपेंड करेगी। यानी कि जल में घुले पदार्थों की मात्रा जल में विलय पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करेगी। अब ध्यान देंगे कह रहा है कि इस प्रकार परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। किधर होगा सर, उच्च विलय सांद्रता की ओर। लाइन बहुत ही सर साधारण लग रहा है लेकिन इसके मर्म सर थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, एग्जाम में आपको फंसाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है, उच्च विलय सांद्रता की ओर होता है। इसका क्या मतलब है मेरे मित्र, मान लो यहां पे हम ये कहते हैं कि ये हमारा कोई बीकर है और इसमें हमने क्या ले लिया सर, वाटर ले लिया। और यहां पे ये हमारा एक दूसरा बीकर है और इसमें हमने क्या किया सर, इसमें भी हमने वाटर ले लिया, इसमें भी हमने क्या कर लिया सर, वाटर ले लिया। अब मेरे मित्र हम यहां पे ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा वाटर है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें सर हम 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दे रहे हैं, 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जरा सा आप हमें बताओ कि यहां पे सॉल्यूट का काम कौन करेगा, आप कहेंगे सर शुगर। तो शुगर को चला हम विलय लिख दें, आप कहिएगा बिल्कुल लिख दीजिए।
अब यहां पे हम कह रहे हैं कि 10 ग्राम शुगर एकरा में डिजोल्व है। अब एकरा हम सॉल्यूट कह दें, आप कहिएगा बिल्कुल कहिए। तो आप ये बताओ कि जो सॉल्यूट मटेरियल की मात्रा है वो किस में ज्यादा है? आप कहेंगे इसमें 100 ग्राम शुगर है, इसमें 10 ग्राम घुला रहे हैं। तो मेरे मित्र, ये जो 100 ग्राम शुगर है, तो जाहिर सी बात है कि ये जब इसमें डिसॉल्व होगा तो अमाउंट ऑफ वाटर आप कहेंगे कम जाएगा। जबकि इसमें 10 ग्राम सॉल्यूट है तो सर इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आप कहेंगे सर ज्यादा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे जब हम शुगर और वाटर का एग्जांपल लेकर के आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में समझा रहे हैं, तो हम यहीं पे अगर कोशिका की बात करें तो सर किसी कोशिका के अंदर तरल पदार्थ के रूप में बहुत सारे अन्य पदार्थ होंगे सर जो मौजूद होंगे। और यह संभव है कि सर अगर हम लोग कोशिका के अंदर उपयुक्त तरल पदार्थों की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स मिले हुए होंगे। अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स की मात्रा ज्यादा होगी तो अमाउंट ऑफ वाटर आप कहेंगे कम होगा, और अगर अमाउंट ऑफ वाटर कम है तो सर वो तो जल लेना चाहेगा, क्योंकि वो अपने आप को क्या करेगा, डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा। और इस केस में क्या होगा, आप कहेंगे सर अमाउंट ऑफ वाटर कम है, मतलब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो ज्यादा है, यानी कि विलय की सांद्रता ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि जल जो है क्या होगा, हमेशा उच्च विलय सांद्रण की ओर गमन करेगा, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट की ओर गमन करेगा। और यही चीज यहां पे आपको कहा जा रहा है, यही चीज यहां पे आपको कहा जा रहा है कि प्रासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण विभेदक वर्णात्मक पारगम झिल्ली के द्वारा उच्च विलय सांद्रता की ओर होती है। तो जहां पे सॉल्यूट की सांद्रता ज्यादा होगी वहां पे सॉल्वेंट एज अ वाटर कम होगा, इसीलिए पानी की जरूरत उसको ज्यादा पड़ेगी। तो मेरे मित्र, ये आपके लिए एक स्पेशल पॉइंट है और आप सभी इसको ध्यान में रख लेना, आप सभी इसको ध्यान में रख लेना स्पेशल हिंट के रूप में। क्या आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रासरण की क्रिया में यह सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है? प्रासरण की क्रिया में, प्रासरण की क्रिया में, प्रासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण, जल का नेट विसरण, जल का नेट विसरण। अच्छा, प्रासरण कह रहे हैं तब बार बार हमको सर वर्णात्मक झिल्ली लिखने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझ जाएंगे कि प्रासरण जब भी होगा किसी न किसी झिल्ली के माध्यम से ही होगा। तो प्रासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण किधर होगा, उच्च विलय सांद्रता की ओर। नेट विसरण उच्च विलय सांद्रता की ओर होगा, उच्च विलय सांद्रता की ओर होगा, उच्च विलय सांद्रता की ओर होगा। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। अब मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान देना कि जब आप कोशिका के अंदर जल के आवागमन की चर्चा कर रहे हैं, कोशिका के अंदर जल के अंदर बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, तो आपको 3 केस ध्यान में रखना होगा जो कि सर जरूरी है और आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। 3 केस कौन कौन से हैं? तो सर ये जो उच्च विलय सांद्रता की बात की जा रही है, इस स्थिति में सर 3 सॉल्यूशन तैयार हो सकते हैं आपके पास। पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा सर आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पहले एनसीईआरटी पे फोकस कीजिएगा, फिर हम आपको यूं समझा देंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम सर इसके बातों पे फोकस कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा कि शक्कर अथवा नमक का विलयन मतलब वाटर शुगर सॉल्यूशन या वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि अगर हम किसी जंतु या पादप कोशिका को वाटर शुगर सॉल्यूशन या फिर जो सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है उसमें रखें तो क्या होगा? कह रहा है कि यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा हो, ध्यान देंगे कि जैसे ही तनु विलयन कहा गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा गया, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, कम होगा, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आप कहेंगे ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम यहां पे क्या करें, चला एक कोई बीकर लें और इसमें पानी की मात्रा ज्यादा रखते हैं, पानी की मात्रा ज्यादा और चीनी या नमक की मात्रा कम रखें, पानी की मात्रा सर, पानी की मात्रा ज्यादा और चीनी की मात्रा क्या रखें, कम रखें, तो ये जो हमारा विलयन तैयार होगा वो कैसा होगा? आप कहेंगे सर डाइल्यूट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा में रखा जाए तो सर जल प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा और ऐसे विलयन को अल्प प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं।
अब आप कहेंगे अंदर क्यों जाएगा? आपने तो बोला कि सर परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण उच्च विलय सांद्रता की ओर होगा, इसलिए जाएगा। क्योंकि मेरे मित्र उच्च विलय सांद्रता का मतलब क्या हुआ कि सर जो पदार्थ घुला हुआ है उसकी अमाउंट ज्यादा हो। अब यहां पे आपने कोशिका को तनु विलयन में रखा, जिसमें जो पानी और जो आपका चीनी है, इसमें चीनी विलय के रूप में काम कर रहा है, तो विलय की मात्रा क्या है सर? इसमें कम है। जबकि अगर हम कोई कोशिका लेते हैं, जंतु या पादप, तो उसके अंदर जो विलय पदार्थ की सांद्रता होगी वो क्या होगी? आप कहेंगे सर जो बाहर में हमारा विलयन है उससे सर ज्यादा होगी उसमें। क्यों? क्योंकि सर कोशिका के अंदर तो बहुत सारे और भी मटेरियल उपलब्ध होते हैं, जो क्या करेगा? तो सर कोशिका के अंदर जल की मात्रा को कम करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी कोशिका को सर किसी तनु विलयन में रखा जाएगा, तो सर यहां पे कह रहे हैं कि नेट विसरण उच्च विलय सांद्रता की ओर होगा, तो कोशिका के अंदर जो हमारा विलयन होगा उसकी सर जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट की वो ज्यादा होगी। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि सर तनु विलयन में किसी कोशिका को रखने पर जो सर जल होगा वो विलयन से कोशिका के अंदर चला जाएगा। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे इसी मैकेनिज्म को समझाया है जिसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सभी समझ रहे हैं कि कोशिका के अंदर जल जाएगा तो कोशिका फूलने लगेगी। दूसरा केस ये है कि यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, मतलब हम ऐसा सॉल्यूशन तैयार करें जिसमें सर जो विलयन की सांद्रता है और जो कोशिका के अंदर जल विलयन है उसकी सांद्रता है दोनों बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में जितना जल कोशिका के अंदर जाएगा उतना ही कोशिका से बाहर आएगा और कोशिका में आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। और वही कहा जा रहा है कि यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली में कोई शुद्ध गति नहीं होगी और ऐसे विलयन को समपराशरी विलयन यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और मेरे मित्र इस स्थिति में आपको कोशिका में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा कंडीशन कि यदि कोशिका के बाहर वाले विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र हो। क्या कह रहा है कि जो कोशिका का बाहर वाला विलयन है वो अंदर के विलयन से अत्यधिक सांद्र हो। मतलब अत्यधिक सांद्र होगा मतलब क्या हुआ कि सर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा वो ग्रेटर अमाउंट में होगा। यहां पे हमने कम लिया है, अब हम शुगर की मात्रा को ज्यादा कर दें तो आप कहेंगे सर ये हमारा उच्च सांद्रण वाला विलयन तैयार हो जाएगा। और यहां पे कह भी रहा है कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र हो तो क्या होगा? चिल्ला सर बाहर में कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो जैसे ही कोशिका को रखेंगे सर कोशिका में जो जल है वो सर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और कोशिका हमारा सिकुड़ जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल प्रासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा और ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? अति प्रासरणी दाबी विलयन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और कह रहा है कि पुनः जल कोशिका के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका क्या होगी? सर सिकुड़ जाएगी। और परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। और मेरे मित्र इसी चीज को आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? तो सर ये डायग्राम हमारे पास अवेलेबल तो जरूर होना चाहिए, डायग्राम हमारे पास अवेलेबल जरूर होना चाहिए, बिल्कुल है अवेलेबल। ध्यान दीजिएगा यहां पे ये वाली जो डायग्राम है बस आप इसको याद रख लेना, आपके लिए रामबाण होगा। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं इसमें समझना है। याद रखेंगे कि अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप सभी याद रखेंगे कोशिका सिकुड़ जाएगी। कोशिका क्या होगी? आप सभी याद रखेंगे सिकुड़ जाएगी। क्यों सिकुड़ेगी चिल्ला? क्योंकि सर जैसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोशिका को रखेंगे कोशिका के अंदर जो जल होगा वो बाहर आ जाएगा। आइसोटोनिक में सर कोशिका में या कोशिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर जितना जल अंदर जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना जल अंदर जाएगा उतना ही सर ये देख रहे हो जितना जा रहा है उतना बाहर आ रहा है। अब इसमें सर कोशिका से पूरा का पूरा जल निकल जा रहा है। और हाइपोटोनिक तो सर आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर कोशिका फूल जाएगी। क्या होगा? आप सभी याद रखेंगे कोशिका फूल जाएगी। क्यों फूलेगी? तो आप कहेंगे कि सर
कोशिका के अंदर जल प्रवेश कर जाएगा, यानी कि इंटर कर जाएगा। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन समप्रासरी दाबी विलयन में कोशिका का आकार आप कहेंगे प्रभावित नहीं होता है। सर अति प्रासरणी दाबी विलयन में सर कोशिका सिकुड़ जाएगी, और समप्रासरणी दाबी विलयन आपका प्रासरणी दाबी विलयन में क्या होगा, आप कहेंगे कोशिका फूल जाएगी। तो बस हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक के रूप में ये चीजें आप सबों को ध्यान में रखना है। आगे मेरे मित्र क्या कह रहा है, आगे ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करा है किशमिश को लेकर के, मेवे को लेकर के। तो आप सारे सिचुएशन में यही देखेंगे, यही तीन बात आएगी। हाइपरटोनिक में सिकुड़ जा रहा है, आइसोटोनिक में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, और हाइपोटोनिक में क्या हो जा रहा है सर, फूल जा रहा है। आगे कह रहा है कि एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं प्रासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। मेरे मित्र जितने भी एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव होते हैं, यानी कि अलवणीय मतलब क्या कि सर जो लवण वाले जल में मौजूद नहीं होते हैं, ये सब के सब क्या करते हैं सर, प्रासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप सभी। यहां पे एक कोशिकीय अलवणीय जीव, एक कोशिकीय अलवणीय जीव तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करती है, परासरण द्वारा जल ग्रहण करती है। ठीक है। आगे कह रहा है कि पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। तो आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पौधे के जो जड़ हैं वो मिट्टी से जो जल का अवशोषण करती है, तो किस प्रक्रिया के थ्रू, आप कहेंगे परासरण प्रक्रिया के थ्रू। आगे कह रहा है कि इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कोशिका के पूरे लाइफ साइकिल में जो डिफ्यूजन है सर, वो गैस और जल के आदान प्रदान में क्या करता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। साथ ही मेरे मित्र कहा जा रहा है कि इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाह्य पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में भी सहायता करता है। न सिर्फ जल और गैस के आदान प्रदान के लिए, बल्कि कोशिका को बाह्य पर्यावरण से कुछ पोषण पदार्थ मिले, इसके लिए भी सर कौन कारगर होता है, सर विसरण की प्रक्रिया कारगर होता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है, और इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट की, तो आप सभी ने यह देखा कि प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होगा। अब बेसिक पॉइंट क्या है, तो मेरे मित्र प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लचीली होती है, और किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। साथ ही प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, और कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, और ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है, और अमीबा भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि अमीबा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के थ्रू अपना भोजन प्राप्त करता है, आप कहेंगे एंडोसाइटोसिस। तो मेरे मित्र यहां पे आप सभी इस चीज को नोट कर लेना, आप सभी इस चीज को नोट कर लेना। जब भी हम बात करेंगे प्लाज्मा झिल्ली की, तो पहला चीज आप सभी कहेंगे कि लचीली होती है। साथ ही आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। अब चूंकि जो एक कोशिकीय जीव है उसका तो बॉडी एक ही सेल से निर्मित है, और वही एक सेल उसके बॉडी का सर अहम अंग है, और सेल का बाह्य पर्यावरण प्लाज्मा झिल्ली है। तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ये अमीबा जैसे जीव को सर भोजन ग्रहण करने में मदद करता है। इसका जो सर लचीलापन है, यहां पे हम लचली लिख दिए हैं, चला लचली नहीं होगा, लचीला होगा, या लचीली होती है। तो ये जो सर
कोशिका झिल्ली लचीली होती है, ये अमीबा जैसे जीवों को भोजन ग्रहण करने में मदद करती है। और सर इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि कोशिका झिल्ली का लचीलापन, कोशिका झिल्ली का लचीलापन अमीबा जैसे जीवों को बाह्य पर्यावरण से भोजन ग्रहण करने में, बाह्य पर्यावरण से भोजन ग्रहण करने में मदद करता है, जिसे क्या कहते हैं चला? एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जिसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। वन लाइनर के रूप में आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि अमीबा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन ग्रहण करता है? आप कहेंगे सर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी यहां पे कोशिका भित्ति की बात की जा रही है। मेरे मित्र सेल वॉल, ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा? प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है कि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, यानी कि पादप कोशिका में जो है प्लाज्मा झिल्ली तो होगा ही होगा, साथ में क्या होता है सर? कोशिका भित्ति भी होती है। और पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, जो कि क्या है? एक बहुत ही जटिल पदार्थ है। और ये क्या करता है सर? पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाती है, और इस घटना को हम लोग जीव द्रव कुंचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और यह सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थों का संकुचन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? आप सभी याद रखेंगे, जीव द्रव कुंचन यानी कि प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। तो मेरे भाई आप सभी यहां पे कोशिका भित्ति के बारे में भी लिख लो, कोशिका भित्ति के बारे में भी लिख लो। कोशिका भित्ति जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, बस छोटा सा लाइन आपको याद रखना है, केवल पादप कोशिका में मिलता है। कहां मिलता है? आप सभी याद रखेंगे, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। साथ ही साथ किसकी बनी होती है सर? सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्या काम करती है ये चेला? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक, कोई दिक्कत? एक मिनट, दृढ़ता प्रदान करती है। साथ ही मेरे मित्र यहां पे जो कहा जा रहा है कि जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। तो यहां पे इसको आप जीव द्रव कुंचन करके लिख लो। एग्जाम में सवाल पूछा गया था, आगे भी में भी पूछा जा सकता है। जीव द्रव कुंचन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और याद रखना क्या मेरे मित्र, परासरण द्वारा पौधे में जब जल की हानि होती है, पौधे में जल की हानि होती है तो प्लाज्मा झिल्ली सहित, यहां पे प्लाज्मा झिल्ली ही है मे बी, हाँ कोशिका झिल्ली सहित, प्लाज्मा झिल्ली भी कह लोगे चलेगा सर। प्लाज्मा झिल्ली सहित कोशिका का आंतरिक पदार्थ
आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है, आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाता है, जिसे जिसे जीवद्रव कुंचन कहा जाता है, जिसे जीवद्रव कुंचन कहा जाता है, जीवद्रव कुंचन कहा जाता है। मेरे मित्र ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना आपके लिए जरूरी है। और साथ ही साथ मेरे मित्र कह रहा है कि कोशिका भित्ति पौधे, कवकों तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। और साथ ही साथ ऐसे माध्यम से कोशिका प्रसरण द्वारा पानी लेती है और कोशिका फूल जाती है और कोशिका के भीतर ऊपर दबाव डालती है और कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। कोशिका भित्ति का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किसके लिए हो जाता है? प्लांट के लिए। क्यों? क्योंकि सर प्लांट जो है आपने देखा होगा कि सर ये वैसे माध्यम में भी सरवाइव कर सकती है जिस माध्यम में जंतु कोशिका सरवाइव नहीं कर पाती है। इसलिए कर पाती है क्योंकि जो कोशिका भित्ति होती है ये इसको एक संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। अगर कोई चीज प्लांट के सेल के ऊपर में दबाव लगा रहा होता है तो कोशिका भित्ति भी सर उस दबाव का मजबूती से जवाब देती है, जिस वजह से सर जो पादप कोशिकाएं होती है वो परिवर्तनीय माध्यम में भी क्या होती है? अपने आप को बनाए रखती है। तो मेरे मित्र कुल मिलाकर के आज के इस टॉपिक में हम लोग इसी दो पॉइंट की चर्चा किए हैं, प्लाज्मा झिल्ली और साथ ही साथ जो हमारा सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति है उसको। और मुझे उम्मीद है कि यहां तक के जो भी कंसेप्ट थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे केंद्रक और कोशिकांग की। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।